रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। आज हम लोग एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आपको जानकारी मिली होगी, जो 7वें जेपीएससी के संदर्भ में नियमावली बनी थी, उस नियमावली में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति की गठन कर दिया गया है। और यह जो प्रस्ताव गया है जेपीएससी से, आप जैसा कि बताएं जुड़े हुए थे, तो रेनेशा आईएएस से जुड़ने के बाद आपको क्या मतलब अलग लगा, या आपको अपने पढ़ाई में क्या हेल्प मिला या मार्गदर्शन मिला, जिससे आप और अच्छे तरीका से रेनेशा आईएएस से मुझे सर तैयारी कर सकें। सर रेनेशा आईएएस में मुझे जो आंसर राइटिंग जो मैंने की वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हुआ। जैसे सर का जो नोट्स था, जो सर नोट्स ग्रुप में डालते थे वो ऐप में, वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा। सर कोई भी चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से, वो बहुत ही मतलब डिस्क्राइब करके सर का नोट्स था, मतलब हर टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से वहाँ डील किया गया था, जिसको पढ़कर जितने भी सारे डाउट्स थे सब क्लियर होते गए सर। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ। मेरे आंसर राइटिंग में बहुत ही ज्यादा प्रभाव जो इम्प्रूव देखने को मिला वो बहुत ज्यादा। उस टिप्स तो मेरा रहेगा कि सर कोई भी बुक हो, चाहे कहीं का नोट्स है, कोई भी कोचिंग का हो, वो एक ही चीज को फॉलो करे। ज्यादा मतलब सीमित जो नोट्स है, वो जो पढ़ने के लिए जो बुक्स है वो सीमित रहनी चाहिए, और उन्हीं बुक को बार बार रिवीजन करना चाहिए। यही नहीं कि एक ही सब्जेक्ट का 4 बुक लाके कभी वो पढ़ लो, कभी ये पढ़ लो। ऐसा करने से कुछ नहीं होता। जैसे कि 10 किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को मतलब आप 10 बार पढ़िए। और जो पढ़ाई में रेगुलरिटी है सर, जैसे कि आप किसी दिन किसी कारणवश आप नहीं पढ़ पाए, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 2 घंटा ही पढ़े, लेकिन पढ़े। ऐसा नहीं कि 4 दिन पढ़े फिर 4 दिन नहीं पढ़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलरिटी बना रहना चाहिए पढ़ाई, और निरंतर मतलब दिनचर्या है, जो डेली की जो दिनचर्या है वो पूरा अच्छे तरीके से फॉलो, और जो निरंतरता होनी चाहिए। में लिखने का जो शैली रहता है, दिनचर्या है वो पूरा अच्छे तरीके से फॉलो, और जो निरंतरता होनी चाहिए। पढ़ाई में निरंतरता बहुत ही जरूरी है। और जो मेंस के लिए आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। आंसर राइटिंग नहीं करके जाने से वहाँ जो एग्जाम हॉल में लिखने का जो शैली रहता है वो नहीं अच्छे से हो पाता है। जो आपके अध्यक्ष बने हैं हायर टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो सचिव हैं के खंडेलवाल आईएएस हैं, और अजय कुमार सिंह आईएएस हैं, और हिमानी पांडे 3 सदस्यीय समिति हैं। जो कुछ खास बिंदु है ना, यानी कि जेपीएससी के द्वारा एक तरह से आग्रह किया गया है कि कुछ नियमावली में ऐसे बिंदु हैं जो बार बार एग्ज़ाम को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, इट मीन्स ये जो समिति का गठन है, जेपीएससी का जो प्रस्ताव है, इसका मेरे विचार से एकमात्र उद्देश्य है कि परीक्षा का संचालन जो है विवाद रहित और तीव्र गति से हो। जो 11वां जेपीएससी भविष्य में आयोजित होने वाला है, और निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य कदम है झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि 1 वर्ष के अंदर 7वें जेपीएससी की संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण कर दी गई है। लेकिन विवादों से 7वां जेपीएससी का एग्ज़ाम भी नहीं बच सका। आज भी कुछ न कुछ मुद्दों को लेकर के विवाद है, जैसे कट ऑफ जारी नहीं हुआ है। इसके लिए बहुत सारे वे अभ्यर्थी चिंतित हैं जो फाइनल लिस्ट में अपना नाम नहीं देख सके हैं, है ना, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आखिर कहाँ कमी रह गई थी, और निश्चित रूप से यह उनका अधिकार है। लेकिन मेरे विचार से कट ऑफ तो निश्चित रूप से जारी होगा। कब होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे यह प्रतीत होता है कि ज्वाइनिंग हो जाती है सारे कैंडिडेट्स की, उसके बाद आपके कट ऑफ मार्क्स वगैरह हुए, आपके प्राप्तांक हुए, सारे आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। थोड़ा सा इंतज़ार करें, लेकिन अपनी तैयारी को किसी भी स्थिति में नहीं रोकना है, क्योंकि कट ऑफ तो आज या कल जारी हो जाएगा, लेकिन जो समय बीत जाएगा यह समय जो है वापस नहीं आ पाएगा। और बुक लिस्ट की बात कई कैंडिडेट्स कर रहे थे, तो बुक लिस्ट तो सभी को लगभग पता ही है कि सिविल सेवा के लिए कितना बुक लिस्ट जो आपका होता है कितना विशाल होता है ना।
तो इसी समस्या से बचने के लिए मैंने यह सॉल्व किया कि मैं आपको कंप्लीट नोट्स ही दे देता हूँ, उसी के अनुसार स्टडी करवाता हूँ। और अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो बुक लिस्ट, तो आपका जो स्टैंडर्ड बुक होते हैं उससे पहले आपको नोट्स बनाना होगा, उसको स्टडी करना होगा, है ना। यहाँ पर चलिए, जो संशोधन होगा जेपीएससी में, निश्चित रूप से यह तीसरी बार संशोधन होगा, क्योंकि जो बिहार का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल था वो 1951 से आपका चला रहा था, वो झारखंड में भी अपना लिया गया था। इसके बाद हल्के फुल्के कुछ संशोधन 2 बार हुए थे, है ना, जिसमें बड़े संशोधन पिछली बार के एग्ज़ाम्स के लिए किए गए थे, क्योंकि छठी जेपीएससी में 4 साल लग गया था नियमावली से संबंधित मुद्दों के कारण। तो 7वें में भी जब प्रॉब्लम आया तो जेपीएससी ने यह कदम उठाया है कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आया था क्यों ना उस पर फिर से विचार कर लिया जाए सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर अगर हम चर्चा करते हैं कि क्या क्या प्रस्ताव आपका जेपीएससी के द्वारा भेजा गया है, तो नियमावली को अगर आप देखते हैं तो उसके 17, 2, 18, 19 और 20 सेक्शन जो है ना, उस आर्टिकल्स में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके अलावा अपेंडिक्स 1 के सेक्शन 1 जिसमें प्लान ऑफ एग्जामिनेशन है, उसके 3 और 9-4 इसमें संशोधन का प्रस्ताव है, जिस पर समिति को विचार करना चाहिए जेपीएससी के विचार से, है ना। तो देखिए, जो 17(2) की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्लियर कहा गया है कि सिंगल कट ऑफ होगा, जिसमें लगभग 15 गुना तक कैंडिडेट लिए जाएंगे, यानी कि जितने सीट हैं, अगर 100 सीट हैं तो 1500 कैंडिडेट लिए जाएंगे। तो सिंगल कट ऑफ यहाँ पर सिंपल सा 7वें जेपीएससी में अपनाया गया था, जिसके कारण बहुत सारे विवाद हुए, है ना। तो बाद में रिजल्ट भी जारी करना पड़ा था, आप जान रहे हैं। इसी में यह भी लिखा गया है कि 8% तक डाउन किया जा सकता है अगर पर्याप्त संख्या रिजर्व कैटेगरी के जितने भी होते हैं उनकी पर्याप्त संख्या इस 15 गुना में नहीं आती है, तो उनका क्या किया जाएगा, कट ऑफ मार्क्स से 8% तक डाउन करके उनकी संख्या को पूर्ण किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या संशोधन हो सकता है, यहाँ सिंपल ये संशोधन हो सकता है मेरे विचार से, हाईकोर्ट के उस बयान को याद कीजिए जिसमें हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया था सरकार को कि जब आपके पास अधिकार है ना, जब आप क्लियर कर रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में जेपीएससी सरकार के द्वारा आरक्षण नहीं दिया जाता है और आपके पास अधिकार है कि आप आरक्षण दें या ना दें, नियमावली के अनुसार तो आप आरक्षण दे नहीं सकते हैं, है ना। तो अगर आपके पास अधिकार है तो इस अधिकार का पूर्ण कीजिए, चोरी छुपे करने का क्या ज़रूरत है। तो हो सकता है कि प्रारंभिक परीक्षा में आपको इस बार आरक्षण की व्यवस्था इस समिति के सिफारिशों के बाद की जा सकती है। तो इस बिंदु पर जो सबसे बड़ा विवाद था, है ना, मेरे विचार से 99% विवाद यहीं पर है ना, वह दूर हो जाएगा। उसके बाद जो संशोधन में है 18, है ना, जो आर्टिकल 18 है, इसमें यही कहा गया प्रीलिम्स रिजल्ट के संदर्भ में ही है कि ऐसे कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी के हैं और अच्छे मार्क्स लाकर जनरल में आ गए हैं, है ना, जनरल के कट ऑफ मार्क्स को क्रॉस कर चुके हैं, उन्हें जनरल की तरह ही व्यवहार किया जाएगा आगे के स्टेजेस में। क्लियर, इस चीज़ को है, यानी कि जनरल वैकेंसी, रिजर्व्ड वैकेंसी के विरुद्ध जो है उनको अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। थोड़ा ये भी विवादित था, है ना, जिसके कारण भी विवाद होते रहे थे। लेकिन यहीं पर यह भी कहा गया है कि एज रिलैक्सेशन लेकर के जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स पास हुए हैं, यानी कि जिनका एज जो है जनरल के एज से अधिक था, लेकिन जो 4-5 वर्षों का छूट होता है उसके आधार पर वो क्लियर किए हैं, उनको जनरल में एडजस्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो आपका समस्या जो कुछ भी है वो मेरे विचार से अगर प्रीलिम्स में आरक्षण दे दिया जाता है तो ये समस्या भी अपने आप समाप्त हो जाएगी, है ना। और रिजर्व कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको अगर मुख्य परीक्षा में वो जाते हैं और अगर कुछ कम मार्क्स लाते हैं जनरल कट ऑफ से, तो भी अगर वे अपने कैटेगरी में अधिक मार्क्स लाते हैं, कट ऑफ से पार कर जाते हैं, तो उनकी
जो आपके सिलेक्शन की संभावनाएं हैं वह बची हुई रहेंगी। 18(1) में यह संशोधन किया जा सकता है। OMR सीट अपलोड करने का प्रयास करेगा, आर्टिकल 30, है ना। OMR सीट अपलोड करने का प्रयास आयोग करेगा वेबसाइट पर। इस बार तो आज तक नहीं हो पाया है ना। इसके कारण भी कई मामले कोर्ट में पेंडिंग हैं कि OMR सीट आयोग ने क्यों अपलोड नहीं किया। JPSC भी कोर्ट में यह कहता रहा है कि जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा या अपलोड कर दिया गया है। तो हो सकता है, मेरे विचार से इस प्रावधान को इस बार हटाया जा सकता है ना, कि OMR सीट को वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जाएगा। इसको शिथिल किया जा सकता है, इस कंडिका को पूरी तरह से हटा दिया जा सकता है। अपेंडिक्स X1 का सेक्शन 1 प्लान ऑफ द एग्जामिनेशन का 3 में जो लिखा हुआ है कि इंटरव्यू के लिए जो कॉल होगा, है ना, 2.5 गुना तक कॉल होगा, है ना। वहाँ 15 गुना ही रहेगा, प्रीलिम्स वाला 15 गुना ही रहेगा। लेकिन मेरे विचार से मुझे प्रतीत होता है कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दे दिया जाएगा, उसके बाद 15 गुना पर फिक्स कर दिया जाएगा और लास्ट कैंडिडेट जो सेम मार्क्स लाएंगे उनको भी समाहित किया जाएगा। तो 100-200 एक्स्ट्रा आपके इन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो आपका इंटरव्यू में है 2.5 गुना, है ना, 3 में ये लिखा हुआ है 2.5 गुना। यहाँ पर भी संशोधन की बात की गई है। यहाँ संशोधन अब क्या हो सकता है, सिंपल है, इसको 3 गुना कर दिया जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पर संभावना मुझे प्रतीत नहीं होता है ना। 9(4) में कहा गया है कि जो मुख्य परीक्षा का कट ऑफ होगा, है ना, यानी कि जिसको इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा, मुख्य परीक्षा के संदर्भ में ये कहा गया है 9(4) में। तो अगर आपका यहाँ भी एक तरह से जो नियमावली को आप पढ़िएगा 7वां JPSC का, तो सिंगल कट ऑफ टाइप का था। इसके कारण भी काफ़ी विवाद और आशंकाएं अभ्यर्थियों के बीच में थीं। तो यहाँ पर भी सिंपली सा यह आपका है कि जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स बनेगा, है ना, कंबाइंड बनेगा, जिसमें SC ST OBC WS जनरल सारे लोग होंगे, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो 2.5 गुना था पिछला बार 7वां JPSC में, 2.5 गुना अगर नहीं आ पाते हैं रिजर्व्ड कैटेगरी के कोई भी कैंडिडेट, SC ST OBC या EWS के कोई भी कैंडिडेट की संख्या 2.5 गुना पूर्ण नहीं हो पाती है, तो उनका कट ऑफ जो है 8% तक डाउन किया जा सकता है अधिकतम, ताकि उनकी 2.5 गुना की संख्या को पूर्ण किया जाए। अगर खुद ही आ जाते हैं तो मैटर समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका 3 गुना किया जा सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि रिजर्वेशन दे दिया जाए, तो इस समस्या भी समाप्त हो जाएगा। जो सिंगल कट ऑफ टाइप का फीलिंग आ रहा है, इसको समाप्त करके क्या करेगा, रिजर्वेशन दे देगा, है ना। यानी कि जो एज वगैरह का रिलैक्सेशन नहीं लिए हैं वो जनरल में जा सकते हैं, है ना, अगर मार्क्स जनरल के कट ऑफ से उनका ज़्यादा है। और जिन्होंने एज वगैरह का रिलैक्सेशन लिया है वो रिजर्व्ड में ही रहेंगे, या नहीं रिलैक्सेशन नहीं भी लिया है, उस स्थिति में भी अगर जनरल कट ऑफ को पार नहीं कर पाते हैं तो अपने रिजर्व्ड कैटेगरी के सीट्स के अगेंस्ट 2.5 गुना में वो शामिल हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो 3 गुना किया जाएगा, और यहाँ पर जो है मुख्य परीक्षा में क्लियरली लिखा जा सकता है कि आरक्षण दिया जाएगा, है ना। जहाँ जहाँ मुझे प्रतीत हो रहा है, आपके विचार अलग हो सकते हैं। अब आते हैं 19 नंबर, है ना। यहाँ पर जो है आपका फाइनल रिजल्ट के संदर्भ में क्लियरली किया गया है ना। और इसमें जो कहा गया है मेंस और इंटरव्यू जब हो जाएंगे तो फाइनल लिस्ट जो बनेगा उसमें दोनों का मार्क्स को टोटल किया जाएगा और एक सिंपल सा एग्रीगेट आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसमें रैंक के साथ जो है मेरिट लिस्ट आयोग के द्वारा बनाया जाएगा, है ना। उसमें जनरल के लिए जितने सीट होंगे, जनरल के लिए फिर उस हिसाब से क्वालिफाइंग मार्क्स जो है निर्धारित किया जाएगा फाइनल लिस्ट निकालने से पहले। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स को क्रॉस करेंगे, चाहे वो जनरल वाले हों या फिर SC ST OBC EWS वाले हों, सारे उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, है ना। बाकी जो भी फॉलो करना है रूल्स तो फॉलो किया ही जाएगा, किसको क्या सर्विस देना है, लेकिन वहाँ पर आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा। फिर जो बचे हुए हैं अपने अपने रिजर्व कैटेगरी में चले जाएंगे, जिसका अलग अलग कट ऑफ मार्क्स होगा, ठीक है।
ये आपका था। अब यहाँ पर तो विशेष कुछ संभावना नहीं है, ठीक है, लेकिन जो दूसरा सेक्शन है एलोकेशन ऑफ सर्विस, यहाँ पर सिंपली कहा गया है कि कोई भी कैंडिडेट जो जनरल में आ जाता है और रिजर्व्ड का कैंडिडेट है, वर्तमान में जो है रिजर्व्ड श्रेणी का कैंडिडेट है और वह जनरल में आ गया है, तो इसमें मान लीजिए कि उसका रैंक पीछे 400 सीट है, मान लीजिए उसमें 200 में कोई EWS का कैंडिडेट 180 रैंक पर आ गया है, तो उसको तो है फर्स्ट चॉइस नहीं मिलने वाला है, चौथा पांचवा छठा चॉइस मिलेगा, है ना, सिंपल सा बात है। लेकिन रिजर्व्ड में अगर वो रहता तो निश्चित रूप से रैंक जो था उसका हाई रहता है। EWS कैंडिडेट SC/ST OBC जो भी रहे, अगर उसका रैंक यहाँ पीछे है जनरल में, तो अपने रिजर्व्ड कैटेगरी में उसका रैंक क्या रहता, हाई रहता, तो उसको संभावना था कि फर्स्ट चॉइस का पोस्ट मिल जाता है ना। पिछली बार छठी GPSC में इस संदर्भ में विवाद हुए थे, लेकिन 7वें में इसे सॉल्व किया गया था, क्लियरली लिखा गया था कि अगर रिजर्व्ड कैंडिडेट्स जनरल में सिलेक्टेड होते हैं, उनका रैंक खराब है और फर्स्ट चॉइस वाला सर्विस नहीं मिल रहा है, और अगर उसे रिजर्व्ड के जो पोस्ट्स हैं रिजर्व्ड में अगर लाया जाता है, उसका रैंक अच्छा होता है और यह संभावना रहती है कि उसे फर्स्ट चॉइस वाले पोस्ट मिल सकते हैं, तो उसे रिजर्व्ड में भी सेट किया जा सकता है अगर उसे हायर पोस्ट प्राप्त हो रहे हैं उस स्थिति में, है ना। लेकिन ऐसे कैंडिडेट, ठीक है, जो रिजर्व्ड में हैं और एज रिलैक्सेशन का लाभ लिए हैं, भले हुए जनरल का मार्क्स ले आएँ, है ना, टॉप भी क्यों ना हो जाएं, फर्स्ट रैंक भी क्यों ना आ जाएं, लेकिन एज रिलैक्सेशन लेकर के SC/ST OBC वगैरह में गए हुए हैं, है ना, तो उनका जनरल में सिलेक्शन नहीं होगा। क्लियर। तो यहाँ पर जो संशोधन की संभावना है सर्विस एलोकेशन वाला, तो लगभग सॉल्व ही हो गया है, तो विशेष चेंजिंग यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जहाँ तक एज रिलैक्सेशन वाला है तो चेंजिंग होना संभव है ही नहीं। जिन्होंने एज रिलैक्सेशन लेकर के भले ही जितना भी अच्छा रैंक उनका आ जाए, उनका रिजर्व्ड में ही होगा, क्योंकि उन्होंने एज रिलैक्सेशन लिया है। यहाँ पर देखना होगा कि समिति के द्वारा क्या सिफारिश किया जा सकता है, इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स इस पर भी बात कर रहे थे। आशा है कि आप समझ गए होंगे इस सारे मुद्दों को, यानी कि इसका जो मेन पॉइंट सबका ही रहा है ना, कि सरकार जो है प्रत्येक स्तर पर आरक्षण देने की घोषणा कर सकती है इस नियमावली के माध्यम से, ताकि जो बार बार विवाद हो रहा है मुख्य प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट पर, मुख्य परीक्षा के रिजल्ट पर, उस विवाद को पूरी तरह से रोका जाए, है ना। बाकी देखिए, ये तो हमारा आकलन है, लेकिन वास्तव में क्या होता है यह भविष्य के गर्भ में है ना। बहुत सारे छात्र एज रिलैक्सेशन पर बात कर रहे थे, है ना। तो देखिए, पहला चीज़ तो ये चीज़ क्लियर है कि यहाँ पर असीमित बार आप बैठ सकते हैं JPSC में। लिमिटेशन पहले था 4 या 6 था, उससे अब जो है हटा दिया गया है, लेकिन एज जो है आपका 35 ईयर्स है। बहुत सारे आयोगों में देखा गया है, यहाँ तक कि UPSC ने भी एक बार रिलैक्सेशन दिया था, है ना, और UPPSC ने भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया था, जो आज तक 35 से 40 साल जो वहाँ पर हुआ आज तक जारी है। बिहार में भी 37 साल है ना। तो यहाँ का जहाँ तक मैटर है एज के संदर्भ में, तो चूँकि 6-7 सिविल सेवा ही आपका 2000 से लेकर के आज तक हो पाया है, तो उनकी मांग जो है पूरी तरह से जायज़ है। और 7वें JPSC में 5 साल का रिलैक्सेशन मिला था, लेकिन अभ्यर्थी और ज़्यादा रिलैक्सेशन पिछली बार भी चाह रहे थे। इस बार भी जहाँ तक समिति की बात है, तो समिति के कार्यक्षेत्र में एज रिलैक्सेशन का मुद्दा तो नहीं है, है ना, कि एज पर किसी भी तरह की चर्चा यहाँ पर होगी, उसकी संभावना कम ही लगती है। लेकिन अगर बीच में डायरेक्शन चला जाता है सरकार का, तो निश्चित रूप से इसे भी शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ जो मुझे संभावना प्रतीत होता है, देखिए एक चीज़ तो फिक्स है कि कुछ न कुछ तो छूट ज़रूर मिलेगा। कितना मिलेगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन छूट जो है आप लोगों को निश्चित रूप से मिलेगा,
क्योंकि 3 साल सरकार के गुजर चुके हैं, अब मात्र 2 साल बचे हुए हैं। इस स्थिति में सरकार भी युवाओं को नाराज नहीं करना चाहेगी और एक तरह से युवाओं का यह हक भी है ना, कि इस बार कम से कम एक मौका उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि 7वां जेपीएससी भी विवादों में था। अगर 11वां जेपीएससी विवाद रहित होता है तो शायद जो भावी अभ्यर्थी हैं वो इसकी डिमांड भी नहीं करेंगे, है ना। चूँकि पहला से 7वां तक प्रत्येक जेपीएससी से कुछ न कुछ विवाद भी जुड़ा हुआ है, प्लस एग्ज़ाम्स भी कम हुए हैं, है ना। तो सरकार भी इस बार चाहेगी, थोड़ा उदार रुख निश्चित रूप से अपनाएगी और किसी न किसी विधि से आपको छूट मिलेगा। इसके लिए 2 विधि सरकार अपना सकती है, अधिकतम कट ऑफ के लिए एज, न्यूनतम कट ऑफ के लिए एज, जैसा होता आया है। दूसरा, इस बार के लिए 35 से बढ़ाकर एज को 40 कर दिया जाए जनरल के लिए, बाकी रिजर्व्ड कैटेगरीज के भी इसी अनुसार बढ़ जाएंगे। लेकिन जो संभावना मुझे ज़्यादा लगती है कि अधिकतम और न्यूनतम वाले फार्मूला पर ही सरकार भविष्य में वर्क करेगी। जहाँ तक वैकेंसी की बात है कि वैकेंसी जो है कब तक संभावित है ना। चूँकि समिति का गठन हुआ है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है, फाइनल रिजल्ट के बाद वैकेंसी यथाशीघ्र आने की संभावना झारखंड में रहती है, हर बार आया भी है। एक तरह से आपको 1-2 माह तैयारी के लिए और भी एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि लगभग 1.5 से 2 माह के बाद आपके वैकेंसी आ जाएंगे। लेकिन जिस तीव्र गति से जेपीएससी के प्रस्ताव के बाद जिस तीव्र गति से कार्मिक विभाग के द्वारा समिति का गठन किया गया, निश्चित रूप से आप कह सकते हैं, और मुख्यमंत्री महोदय के अलग अलग स्थानों पर दिए गए बयानों से भी आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत हो सकते हैं कि सरकार बहुत गंभीर है 11वीं जेपीएससी के शीघ्र आयोजन को लेकर के। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। और तैयारी है ना, तैयारी पर भी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, है ना। वहाँ पर जो आपकी 11वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों की तैयारी कराई जा रही है, और सीजीएल पेपर 3 की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है ना। परसों पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा सीजीएल पेपर 3, उसके बाद लास्ट रिवीजन शुरू हो जाएगा। और लास्ट रिवीजन के लिए जो भी जुड़ना चाहते हैं सीजीएल पेपर 3 के लिए, वह भी जुड़ सकते हैं हमारे पेड कोर्स से। टू द पॉइंट स्टडी करें, फास्ट स्टडी करें, है ना, इंतज़ार ना करें, बाकी लोगों से आपको आगे रहना है। मन को पूरी तरह से शांत करें अपने स्टडी के प्रति, जेपीएससी के प्रति। क्लियर। जब डीएसपी बने 25वें रैंक प्रदीप कुमार साव का इंटरव्यू चल रहा था रेनेसा आईएएस के चैनल पर, तो उन्होंने कहा था कि जब आप संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं करेंगे तो आपकी अंतिम सफलता जो है संदिग्ध हो जाती है। निश्चित रूप से उन्होंने सही कहा। आखिर झारखंड में जब आपको वीडियो डीएसपी एवं अन्य सेवाओं को लेना है तो उस जेपीएससी के माध्यम से ही लेना है, वही दरवाज़ा, हर कोई दरवाज़ा नहीं है। इसलिए अनावश्यक बातों को दिमाग से निकालते हुए अपने स्टडी पर पूरी तरह से संकेंद्रित रहें, है ना। क्योंकि देखते हैं ना, जब महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा था कि हे प्रभु, जिसे आप कहते हैं योग हैं, मन है चंचल बड़ा, इससे पाने न दे, है ना। यानी कि जिसे आप योग कहते हैं, यानी कि संकेंद्रण, कंसंट्रेशन, जब उससे मैं प्राप्त करना चाहता हूं तो दिमाग में बहुत सारे भटकाव आते हैं, है ना, अपने लक्ष्य पर संकेंद्रित नहीं हो पाता हूं। तो सिंपल सा चीज़ है कि ये सभी के लिए एक बहुत बड़ा समस्या होता है कि इस मन को जो है आप कैसे कंट्रोल करें। आप कैसे लोभ लालच में पड़ते हैं, यानी कि बीपीएससी भी दे देना है, थोड़ा सीजीएल भी दे देना है, तो थोड़ा सा दिमाग में आता है। अगर 11वीं जेपीएससी को क्लियर करना है तो बाकी बहुत सारे उन कैंडिडेट्स से मुकाबला करना होगा जो दिन रात एक किए हुए हैं, बिना वैकेंसी का वेट किए हुए, है। और तैयारी के दौरान किसी भी तरह की समस्या आ रही है, मटेरियल की समस्या आ रही है, बेहिचक जो है रेनेसा आईएएस के इस महाअभियान से जुड़ जाइए जो 11वीं जेपीएससी के लिए शुरू हो चुका है। वहाँ बहुत तीव्र गति से क्लासेस होते हैं और हर उस तरीका को अपनाया जाता है जिससे क्लासेस जो हैं आपके तीव्र गति से चलें, ठीक है। कोई भी ऐसा तरीका अपनाया नहीं जाता है जिससे आपका समय किल हो और भविष्य में रिजल्ट की संभावनाएं कम हो। आप लोगों को जिनको भी
इस अभियान से जुड़ना है, 11वें JPSC की तैयारी का अंग बनना है, 9661163344 पर मुझे मैसेज करें। आवश्यक जो भी वहाँ पर प्रक्रियाएं हैं पूर्ण करने के बाद आपको ऐड कर दिया जाएगा एप्लीकेशन से, ग्रुप से। रेनेसा IAS का एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। वहाँ पर भी बहुत सारी जानकारियाँ निःशुल्क भी उपलब्ध है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।